Assalamualaikum. I hope you guys are doing well. This is Mubin Ahmed, and this is lecture number 24 of our May June 2026 series. So, we are going to start a new chapter. ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया है, विच इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स. हमने काइनेमेटिक्स भी कर लिया है, हम लोगों ने फोर्सेस भी कर लिया है, हम लोगों ने मास स्पीड इंटेंसिटी भी कर लिया है. और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर जिसका नाम है फ्री फॉल. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. वैसे तो इसका जो कंटेंट है ना वो काइनेमेटिक्स के साथ मतलब लिखा हुआ है और कुछ फोर्सेस के साथ लिखा हुआ है, लेकिन मैं यही प्रेफर करता हूँ कि जब पहले 2 चैप्टर्स हो जाए ना काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स फिर करवाना चाहिए, क्योंकि फिर ज़्यादा बेहतर समझ आता है. अच्छा, जस्ट अ सेकेंड. ओके, अच्छा, अब फॉर अ मोमेंट जस्ट इमेजिन यू हैव अ फेदर. फेदर पता नहीं क्या होता है? किसी परिंदे के पर को फेदर कहा जाता है, ठीक है. एंड देन यू हैव अ हैमर. हैमर मीन्स हथौड़ा. एज्यूम करो कि आप अपनी घर की छत के ऊपर जाते हो और आप इन दोनों को वहाँ से गिराते हो, तो क्या होगा? ज़रा अपने आप से सवाल करो, कौन सा पहले गिरेगा? जाहिर सी बात है भाई, हैमर गिरेगा. अब क्यों गिरेगा? हम लोग ये सोचते हैं कि भाई जो चीज़ भारी होती है ना वो ज़्यादा पहले गिरती है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है. ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है. अच्छा, अब हमें पता है कि अगर आप अपने छत से जाके एक पर को गिराओगे और एक हैमर को गिराओगे तो जाहिर सी बात है हैमर पहले गिरेगा. लेकिन अगर यही एक्सपेरिमेंट आप चांद पर जाके करो, वैसे तो आप नहीं जा सकते, लेकिन एज्यूम करो आप इतने ऊपर पहुंच गए कि आप चांद पर भी पहुंच गए और आप चांद पर जाके एक फेदर गिराते हो और एक हैमर गिराते हो, तो वहाँ पर कौन पहले गिरेगा? या दोनों पहले गिरेंगे? पहले ये फ़र्क देखो कि चांद पर और हमारी अर्थ पर फ़र्क क्या है. देखो, अर्थ के ऊपर ना एक इन्वायरमेंट है. अब इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट का मतलब होता है एयर पार्टिकल्स. हमारे यहाँ पे एयर पार्टिकल्स हैं, ठीक है. ऑक्सीजन है, दूसरी गैसेस हैं, राइट. लेकिन चांद पर एयर पार्टिकल्स नहीं है. चांद पर कुछ भी नहीं है. चांद पर वैक्यूम है, ठीक है. ये फ़र्क पता चल गया. चांद पर और अर्थ पे क्या फ़र्क है? अर्थ के ऊपर भैया आपके पास एक एनवायरनमेंट है, आपके पास एयर पार्टिकल्स है, लेकिन चांद पर नहीं है. वैक्यूम का मतलब होता है कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ना हवा ना ऑक्सीजन, कुछ भी नहीं, ठीक है. तो एज्यूम करो कि अगर हम इस हैमर और फेदर को ऐसी जगह पे गिराएं जहाँ पे बिल्कुल चांद वाला माहौल हो, बिल्कुल वैक्यूम बना हो, कोई एयर पार्टिकल्स ना हो. तो मैंने एक बहुत बड़ी मशीन बनाई, एज्यूम कर लो, और उस मशीन ने क्या किया कि वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया. मैंने उस मशीन का यूज़ करके उसके अंदर जितने भी एयर पार्टिकल्स हैं सबको बाहर निकाल लिया और वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट हो गया. अब जब मैं वहाँ पे हथौड़ा गिराऊंगा तो क्या होगा? ये एक्सपेरिमेंट मैं कर अर्थ के ऊपर रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान से सुनना. अब जैसे ही हथौड़े को छोड़ोगे ना, इसके ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट करेंगे ज़रा सोचो. बिल्कुल उस इंस्टेंट पे उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स एक्ट करेगी, और वो कौन सी है? वो वेट है, राइट. मैं कहता हूँ इसका मास 10 kg है, क्योंकि अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है. तो मैं आपसे कहता हूँ कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 10 न्यूटन्स पर kg है, राइट. तो अगर आप वेट निकालो तो वेट आएगा 100 न्यूटन्स. इस हैमर का वेट है 100 न्यूटन्स और इसका मास है 10 kg. अब क्योंकि एक ही फोर्स एक्ट कर रही है और वो फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, तो आपका रिजल्टेंट फोर्स भी डाउनवर्ड्स बनेगा, है ना. और हमें पता है भाई, जिस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट फोर्स बनता है उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करता है. क्या हम यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं. हम यूज़ करेंगे F इज इक्वल्स टू ma, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इसमें हम एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाएंगे और आपको एक्सेलरेशन मिलेगी फोर्स को मास से डिवाइड करके. तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आपके पास आएगी वो 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड होगी, ठीक है. अब उस पॉइंट से लेके जिस पॉइंट पे आप इस हथौड़े को छोड़ोगे उस पॉइंट तक जब ये बिल्कुल ज़मीन के साथ हिट करने वाला होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ज़रा सोचो कोई और फोर्स एक्ट करेगी? अपने छोटे से दिमाग पे ज़रा बड़ा सा जोर डालो और सोचो कि क्या कोई और फोर्स एक्ट करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी. यहाँ से लेके यहाँ तक वैक्यूम के अंदर एक ही फोर्स एक्ट करेगी और वो है वेट. और इसी वेट की वजह से आपका हथौड़ा एक्सेलरेट करेगा, राइट. तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी. आपकी एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगी, ज़रा भी चेंज नहीं होगी,
अब ये केस हम फेदर के साथ भी देख लेते हैं भाई। अज्यूम करो मेरे पास एक मुर्गा है, बहुत प्यारा सा फैंसी मुर्गा है, उस मुर्गे का पर है, राइट। तो बड़ा कीमती पर है जो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। इसका जो मैस है 0.01 kg है, बड़ा भारी है वैसे तो ये, लेकिन चलो अज्यूम कर लेते हैं इसका मैस 0.01 kg है। अगर मैस 0.01 kg हुआ तो वेट 0.1 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है भाई वेट इज इक्वल टू mg, और आपने वेट निकाला तो 0.01 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.1 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है, वो है इसका वेट। जहाँ पे आपकी रिजल्टेंट फोर्स बनती है वहीं पे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट करता है, तो ये डाउनवर्ड्स एक्सेलरेट करेगा। और अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ तो F इज इक्वल्स टू ma यूज़ कर सकता हूँ, राइट। तो मुझे फोर्स पता है, मुझे मास पता है, एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। तो देखो एक्सेलरेशन आएगी फोर्स को मास से डिवाइड करके, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर आ रही है। ये क्या बात हुई भाई, हैमर तो बहुत भारी था, ये तो बहुत हल्का है, लेकिन आपके सामने तो है, राइट। तो डजेंट मैटर कि भाई आपके पास चीज़ कितनी भारी है या हल्की है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर कोई चीज़ अगर गिरेगी ना तो उसके ऊपर एक ही शुरू में फोर्स एक्ट करेगी और वो वेट है। और अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहोगे तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के इक्वल आएगी 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से। अब यहाँ से लेके उस पॉइंट तक जब ये बिल्कुल टच करने वाला होगा ज़मीन को, लेट मी रीड्रॉ इट, उस पॉइंट तक जब ये बिल्कुल अर्थ को ज़मीन को टच करने वाला होगा, जरा सोचो कोई और फोर्स एक्ट करेगी, ना ही हवा के पार्टिकल्स हैं तो ये रेजिस्टेंस पे नहीं लग सकती, तो एक ही फोर्स एक्ट करी अगर वो वेट है, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कोई और फोर्स एक्ट करेगी नहीं, एक ही फोर्स एक्ट करेगी, वो भी सेम अमाउंट की, तो आपकी एक्सेलरेशन भी सेम रहेगी, है ना, 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी सेम अमाउंट से एक्सेलरेट करेगी। अब अज्यूम करो कि आपने इस पर को भी और आपने इस हैमर को भी एक ही डिस्टेंस से गिराया और एक ही टाइम पे छोड़ा, दोनों की एक्सेलरेशन सेम है, तो क्या दोनों ज़मीन को एक साथ रीच नहीं करेंगे? ज़रा सोचो, अगर आप एक चीज़ को गिराओ और उसकी स्पीड जो है वो सेम इंक्रीज से हर बार, मतलब सेम एक्सेलरेशन से इंक्रीज कर रही है, तो दोनों एक ही टाइम पे गिरेंगे ना, है ना। तो बेसिकली यहाँ से हमें सीखने को मिला कि भाई डजेंट मैटर चीज़ कितनी हल्की है या भारी है, अगर आप किसी भी चीज़ को वैक्यूम में गिराते हो ना, जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है, जहाँ पे एयर पार्टिकल्स नहीं है, जहाँ पे एयर पार्टिकल्स नहीं है, वहाँ पे दोनों चीज़ें सेम टाइम पे गिरेंगी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूँ अर्थ के ऊपर, तो देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा। अब ज़रा बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। तो हम अर्थ के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं। इसका मैस है 10 kg, इसका मैस कितना है, मैस है 10 kg, और इसका वेट कितना हुआ, वेट 100 न्यूटन हुआ, राइट। अब आप इसको अपनी छत के ऊपर से छोड़ रहे हो, या छत नहीं, आप चले गए हॉट एयर बलून पे, भाई आप हवाई जहाज़ में सॉरी बैठ गए और आपने हवाई जहाज़ से हथौड़ा फेंका, राइट। अब जैसे ही मतलब टाइम t इक्वल्स 1 सेकेंड पे जैसे ही ये गिरना शुरू करेगा तो इसके ऊपर बिल्कुल एक फोर्स एक्ट करेगी, और वो कौन सी है, वो है वेट, राइट। इसका मैस सेम कीजिए तो वेट कितना होगा, 100 न्यूटन्स, और एट दिस इंस्टेंट जिस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा वो 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होगी। लेकिन जैसे जैसे ही नीचे गिरेगा, क्योंकि देयर आर एयर पार्टिकल्स, देयर इज़ एन एनवायरनमेंट ऑन अर्थ, सो एयर पार्टिकल्स, हवा के ज़र्रे, एयर पार्टिकल जो है ना, दे विल पुश इट अपवर्ड्स, इसको ऊपर धक्का लगाएंगे, इसको ऊपर धक्का लगाने की कोशिश करेंगे, तो अब एक और फोर्स लगना शुरू हो गई, राइट। एक फोर्स लग रही है डाउनवर्ड्स विच इज़ योर वेट विच इज़ 100 न्यूटन, और अब एक और फोर्स लग रही है विच इज़ अपवर्ड्स, और वो है एयर रेजिस्टेंस, एंड हम कह लेते हैं भाई, सपोज कर लेते हैं इट्स 20 न्यूटन्स, ठीक है। अब F इज इक्वल टू एम ए में हम 100 न्यूटन यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज जहाँ पे ये F रिप्रेजेंट कर रहा होता है रिजल्टेंट फोर्स को, इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा जो कि 80 आएगा, बड़ी माइनस छोटी, राइट। और अब आपकी एक्सेलरेशन होगी 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर्ड। फ़र्क देखा, क्या फ़र्क देखा, वैक्यूम के अंदर जिस पॉइंट पे छोड़ा था उससे लेके उस पॉइंट तक जब वो हिट करने वाली थी सरफेस को, एक ही फोर्स एक्ट कर रही थी, वाहिद फोर्स एक्ट कर रही थी, वो वेट थी। लेकिन एनवायरनमेंट में जहाँ पे एयर पार्टिकल्स है, वहाँ पे वेट के अलावा एक और फोर्स एक्ट करेगी, और वो कौन सी है, वो एयर रेजिस्टेंस है, जो हवा के पार्टिकल्स लगाएंगे। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे एनवायरनमेंट है, एयर पार्टिकल्स हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट होती है,
वहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट होती है, ठीक है। अब यही तरीका हम लोग अपनाते हैं फेदर के साथ, यही तरीका हम लोग फेदर के साथ अपनाते हैं, ठीक है। इसको ऊपर ले जाते हैं तो अपने फेदर को नीचे ले आते हैं, दिस इज़ माई फेदर, ओके दिस इज़ माई फेदर, ठीक है। इस फेदर को नीचे ले आते हैं, ओहो डुप्लीकेट करना था इसको मैंने। अब ज़रा फ़र्क देखना, ठीक है। इस फेदर का मैस कितना है, इस फेदर का मैस जो है आपके पास है 0.01 kg, 1 kg। उसका वेट कितना हो गया, इसका वेट हो गया 0.1 न्यूटन्स, ठीक है। अब शुरू में तो एक ही फोर्स एक्ट कर रही है विच इज़ योर वेट। अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालूँ तो यहाँ पे मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो आएगी 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन मैं कहता हूँ कि थोड़ी देर के बाद, क्योंकि फेदर जो है उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि रिजल्टेंट फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। ओहो क्या हो गया, एयर रेजिस्टेंस लगना शुरू हो जाएगी, ओके। एंड वो एयर रेजिस्टेंस लगेगी अपवर्ड्स, हवा इसके ऊपर पुश करेगी ना, फेदर को तो ज़्यादा पुश करेगी। तो मैं कहता हूँ कि अब इसके ऊपर एक और फोर्स लग रही है विच इज़ योर एयर रेजिस्टेंस। एंड ये एयर रेजिस्टेंस है, अज्यूम कर लेते हैं 0.05 न्यूटन्स, ठीक है। सो एक्सेलरेशन कितनी आएगी इससे, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम यहाँ पे निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी बनेगी, बड़ी माइनस छोटी, 0.1 माइनस 0.05, तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स बनी 0.05 न्यूटन्स, राइट। मास कितना है, मास आपके पास है 0.01 kg। तो अगर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, रिजल्टेंट फोर्स को मास से डिवाइड कर दोगे। 0.05 डिवाइड बाई 0.01 कितनी होती है, चेक करके बताओ, लेट मी कैलकुलेट। 0.05 डिवाइड बाई 0.01, 0.05 डिवाइड बाई 0.01, 5। एक्सेलरेशन इज़ 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, देख सकते हो, है ना। अब देखो यहाँ पे हैमर जो था ना उसके ऊपर 20 न्यूटन्स की फोर्स लग रही थी, फिर भी उसकी एक्सेलरेशन में काफ़ी कम इफेक्ट आया था। और फेदर के ऊपर हालांकि थोड़ी सी फोर्स लगी है रेजिस्टेंस, लेकिन उसके ऊपर एक्सेलरेशन पे कितना बड़ा इफेक्ट आ गया। तो यही वजह है कि इन्वायरमेंट में जब आप कोई एक भारी चीज़ को गिराते हो या हल्की चीज़ को गिराते हो तो वो सेम टाइम पर नहीं गिरती बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बस ये याद, यहाँ से बस अभी ये याद रखो कि वैक्यूम के अंदर अगर आप कोई भी चीज़ को गिराओगे तो वो सेम टाइम पे गिरेगी बिकॉज एक ही फोर्स एक्ट कर रही होती है, वो वेट है, ठीक है। होप इट मेक सेंस। सो यहाँ पे यू हैव एन अदर एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल लेकिन थोड़ी और डिटेल वाली। आपके पास एक हैमर था, उसका मैस 10 kg था, उसका वेट 100 न्यूटन्स बना, राइट। तो अगर 1 सेकेंड की बात की जाए तो क्योंकि एक ही फोर्स चेक कर रही है तो आपकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, 10 मीटर्स पर सेकेंड। और अगर 1 सेकेंड की बात की जाए तो 1 सेकेंड में आपकी स्पीड होगी 10 मीटर्स पर सेकेंड। अगर 1 सेकेंड के बाद देखा जाए, क्योंकि अभी भी एक ही फोर्स लग रही है, रिजल्टेंट फोर्स भी सेम ही है, तो आपकी एक्सेलरेशन भी सेम ही होगी। लेकिन स्पीड जो है क्योंकि हर सेकेंड 10 से इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि पहले 10 थी तो अब 20 हो जाएगी। अगर एक और सेकंड बाद देखा जाए तो एक ही फोर्स चेक कर रही है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो है ही नहीं है, एक्सेलरेशन भी सेम रहेगी, स्पीड जो है वो बढ़ती रहेगी 10 से। एंड अगर अगले सेकंड की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपकी स्पीड बढ़ती रहेगी, ठीक है, बढ़ती रहेगी, राइट। और मून पे बिल्कुल ऐसा ही होता है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं होती है, बिल्कुल वैक्यूम होता है। तो आपके पास जब भी कोई चीज़ गिराई जाती है मून के ऊपर, उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है और वो हमेशा एक्सेलरेट करता रहेगा, हमेशा स्पीड अप करता रहेगा, ठीक है। इन अ वैक्यूम विद नो एयर रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग अंडर अ ग्रेविटी विल एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मतलब कॉन्स्टेंटली, ठीक है। सच एज ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन मून विल एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली विद 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। वेल यहाँ पे एक गलती है, मून की जो एक्सेलरेशन होती है ना वो 1.6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होती है, नॉट 9.8, ठीक है। अच्छा, अगर हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाना चाहें तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, स्पीड टाइम ग्राफ, राइट। वैक्यूम में जब कोई भी ऑब्जेक्ट गिराओगे, चाहे वो परिंदा है, चाहे वो परिंदे का पर है, चाहे वो हथौड़ा है, चाहे आपका एप्पल का मोबाइल है, चाहे आप खुद भी हो, वो हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। एंड अगर आपने कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिखानी हो तो आप क्या करते हो, स्पीड टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट स्लोपी लाइन बना देते हो, है ना। व्हाट डू, यू मेक अ स्ट्रेट
स्लोपी लाइन, ठीक है, सॉरी पेन की चार्जिंग ख़त्म हो गई है, राइट। और राइट, object falling under gravity in a vacuum will have constant acceleration to show uniform constant acceleration will be made a straight floppy line। ऑलराइट हो गया, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और राइट, और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें तो देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं दिखा सकते, लेकिन एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड का इंक्रीज़ होना। तो आप क्या करते हो, एक इंक्रीजिंग ग्राफ बना देते हो, एक ग्राफ बनाते हो विद इंक्रीजिंग ग्रेडियंट, क्योंकि ग्रेडियंट स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा होता है और एक्सेलरेशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप एक ऐसा ग्राफ बनाते हो जिसका ग्रेडियंट इंक्रीज़ कर रहा हो, ये दिखाने के लिए आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक आई होप आप सबको समझ आ गया। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि वैक्यूम में जब कोई भी चीज़ गिरती है तो उसके ऊपर एक ही फोर्स एक्ट करती है और वो वेट है, और वो अंडर ग्रेविटी वेट की वजह से एक्सेलरेट करता है, क्योंकि एक ही फोर्स एक्ट कर रही होती है थ्रू आउट द जर्नी। आपकी एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। लेकिन ये केस इन्वायरमेंट में नहीं है, इन्वायरमेंट में अलग सीन होता है, और उस इन्वायरमेंट को हम अब डिटेल में पढ़ेंगे कि होता क्या है, ठीक है। अब आपको भाई बहुत शशके चढ़े हुए थे कि आपने जहाज़ से छलांग मारनी है, जिसको हम कहते हैं ना आजकल स्कूबा डाइविंग। जहाज़ से छलांग मारेंगे, फिर पैराशूट खोलेंगे, नीचे आएंगे और एक रील बना के अपलोड करेंगे और फेमस हो जाएंगे, जस्ट लाइक दैट। आपको भी शौक चढ़ गया, ठीक है। आपका जो मैच था वो 50 kg था, आप जहाज़ पे चढ़े और आपने जहाज़ से छलांग लगा दी। अब एट द इंस्टेंट जब आपने छलांग लगाई तो क्या होगा, आपके ऊपर अभी सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, विच इज़ योर वेट। आपका वज़न है 50 kg, तो वज़न नहीं, मास, सॉरी। तो आपका वेट कितना होगा, 500 न्यूटन्स, राइट। क्योंकि एक ही फोर्स एक्ट कर रही है और फोर्स डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, तो आपकी रिजल्टेंट फोर्स भी डाउनवर्ड्स होगी, है ना। और वो कितनी होगी, 500 न्यूटन ही होगी। एंड इस फोर्स की वजह से आप एक्सेलरेट करोगे, और अगर आप एक्सेलरेशन निकालना चाहो तो क्या करोगे, अपने फोर्स को मास से डिवाइड कर दो। फोर्स कितनी है, 500, मास कितना है, 50, एक्सेलरेशन कितनी आई, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 सेकेंड में आपकी एक्सेलरेशन 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर थी, आपकी स्पीड भी 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर थी। अच्छा जी, अब एक सेकेंड बाद क्या हुआ, जैसे आप गिरना स्टार्ट हुए ना, इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। जब आप गाड़ी में बैठे होते हो और आप बहुत स्पीड से जा रहे हो, तो जब अपना हाथ बाहर निकालोगे ना, तो यू विल फील व्हाट इज़ एयर रेजिस्टेंस। आपके हाथ को हवा के पार्टिकल्स पीछे धक्का मारेंगे, वो एयर रेजिस्टेंस होती है। तो जब आप एक हाइट से गिर रहे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हवा के पार्टिकल्स आपको ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करते हैं। अब एज्यूम करो, जैसे जैसे आप नीचे गिर रहे थे, जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो रही थी, आपके ऊपर जो एयर पार्टिकल्स धक्का लगा रहे थे ना ऊपर की तरफ, वो भी बढ़ती जा रही थी। 1 सेकेंड के बाद एक और फोर्स लगना शुरू होगी, एयर रेजिस्टेंस, एंड वो कहता हूँ 100 न्यूटन्स की थी। अब आपको अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो आपको फोर्स नहीं चाहिए, आपको रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, बड़ी माइनस कम, 500 में से 100 निकाल दो, 400 न्यूटन्स, ठीक है। अब आपकी एक्सेलरेशन होगी 8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और आपकी स्पीड होगी 18 मीटर्स पर सेकेंड। आगे जाते गए जाते गए जाते गए 3 सेकेंड्स के बाद, 3 सेकेंड्स के बाद आपके ऊपर जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज़ होगी ना, आपकी एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। एक बार आजमा के देखना, आप जब गाड़ी पे हल्की स्पीड से जा रहे हो और आप जब गाड़ी से पे तेज़ स्पीड से जा रहे हो, जब हल्की स्पीड से जा रहे होगे तो आपको जो एयर पार्टिकल्स पुश करेंगे ना, वो हल्का फील होगा। लेकिन जब तेज़ स्पीड से जा रहे होगे तो वो पुश आपको ज़्यादा फील होगा। जितनी ज़्यादा स्पीड से आप जा रहे होते उतनी ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस आपके ऊपर एक्ट करती है। आपकी स्पीड बढ़ती गई, स्पीड आपकी बढ़ती गई। अब आपकी जो एयर रेजिस्टेंस है वो 300 न्यूटन हो गई। रिजल्टेंट फोर्स निकालो, रिजल्टेंट फोर्स आ गई 200 न्यूटन्स, एंड आपकी एक्सेलरेशन आ गई 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन देखो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक वक्त ऐसा आया, आप गिरते गए, आपकी स्पीड इंक्रीज होती गई। एक वक्त ऐसा आया जब आपके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस लग रही थी वो आपके वेट के बराबर हो गई। भाई वो फोर्स आपके एयर पार्टिकल्स आपके ऊपर धकेल रहे थे, वो फोर्स आपके वेट के बराबर हो गई। अब एयर रेजिस्टेंस भी 500 है, वेट भी 500 है, रिजल्टेंट फोर्स 0 आ गई। अब क्या होगा, एक्सेलरेशन भी 0 आ गई। इस पॉइंट से अब आप कांस्टेंट स्पीड से मूव करना शुरू कर दोगे। आपकी स्पीड इंक्रीज होना बंद हो गई, आप कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहे हो।
ठीक है। इस पॉइंट को कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। उस पॉइंट पे जहाँ पे आपकी एयर रेजिस्टेंस जो ऊपर लग रही थी, वेट जो नीचे लग रहा था, बराबर हो जाए, वो कैंसिल आउट कर देते हैं, रिजल्टेंट फोर्स जीरो बनती है, एक्सेलरेशन जीरो आ जाती है और आप कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरना शुरू कर देते हो। इस पॉइंट को बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। मज़ा आ रहा है? So, the point where the downward force gets equal to the upward force is called terminal velocity. इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है और स्पीड आपकी कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब ये सोचो अगर मैं यही आपको पहले करवाता है काइनेमेटिक्स के साथ तो आपको बिल्कुल समझ आती है, क्योंकि हमने सारा पढ़ लिया है कि भाई वेट क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है, सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो ये आपको आसान लगना चाहिए अब। ठीक है, और मैं इसीलिए इतना डेप्थ में नहीं जा रहा अभी। अब क्या हुआ कि आपने एकदम पैराशूट खोल लिया। अब जब पैराशूट खोलोगे तो क्या होगा, जब पैराशूट खोलोगे ना तो आपका जो सरफेस एरिया था, ये सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पहले क्या था कि सिर्फ आपके इतने से फेस वाले एरिया पे, मतलब इतने हिस्से पे एयर पार्टिकल्स आपको ऊपर की तरफ पुश कर रहे थे। आपने जब पैराशूट खोला तो भाई पैराशूट इतना बड़ा था, अब एयर पार्टिकल्स हैं वो हर जगह कोलाइड कर सकते हैं, आपका सरफेस एरिया बढ़ गया। तो एयर रेजिस्टेंस जो है ना, मतलब वो फोर्स जो एयर पार्टिकल्स लगाए थे, जैसे आप पैराशूट खोलोगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो आपके वेट से भी ज़्यादा हो जाएगा, वो आपके वेट से भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, आपका वेट था 500 न्यूटन्स, एज्यूम करो एयर रेजिस्टेंस होगी 800 न्यूटन्स। 800 न्यूटन्स का मतलब ये है कि भाई अब रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, बड़ी माइनस कम, रिजल्टेंट फोर्स आएगी 300 न्यूटन्स, लेकिन अब ये ऊपर की तरफ होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे आप ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करोगे, या इवन यू कैन से यू विल डीसेलरेट, कि आपकी स्पीड अब डिक्रीज होगी। जैसे पैराशूट खोलोगे ना, योर स्पीड विल डिक्रीज सडनली, बहुत शार्पली, एकदम आपकी स्पीड डिक्रीज करेगी। व्हेन द पैराशूट ओपन्स द सरफेस एरिया इंक्रीजेज अलाउइंग more air particles to collide and hence increase the upward force, the object will decelerate। और आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि भाई you will slow down। ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे आपकी स्पीड कम होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी, एक पॉइंट आएगा फिर से आप टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाओगे, फिर से आपका जो वेट है वो रिजल्टेंट फोर्स के बराबर हो जाएगा और अब आप एक कम लोअर कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरना शुरू कर दोगे जब तक आप ज़मीन को हिट नहीं कर देते। ठीक है, सो आई होप इट मेक सेंस। ये आपकी सारी जर्नी थी एंड ये हमारा पूरा चैप्टर था। अब ये है आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ। तो देखो, जैसे ही आप छलांग मारी क्या हुआ था, जैसे ही आपने छलांग मारी थोड़ी देर तक आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट थी। कांस्टेंट इसलिए थी क्योंकि थोड़ी देर तक एयर रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं होगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन जैसे ही आपकी एयर रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू होगी, आपकी रिजल्टेंट फोर्स जो है वो कम होना शुरू होगी और आपकी एक्सेलरेशन भी कम होना शुरू होगी, जैसे हमने ऊपर देखा। सो हाउ डू वी डेमोन्स्ट्रेट अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन इन स्पीड टाइम ग्राफ? स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन दिखाने के लिए हम इसके ग्रेडियंट को डिक्रीज करेंगे, राइट, और इसको क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, अब जब आपका ग्रेडियंट ज़ीरो हो जाएगा ना तो क्या होगा, आपकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि ग्रेडियंट आपको एक्सेलरेशन देता है। और इस पॉइंट पे याद है जब आपका वेट आपके रिजल्टेंट फोर्स के बराबर, आपका वेट आपका एयर रेजिस्टेंस के बराबर हो गया था, रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो गई थी और आपकी स्पीड कांस्टेंट हो गई थी, ये वो पॉइंट है और इस पॉइंट को कहा जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। स्पीड टाइम ग्राफ में जो बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, ये बताती है टर्मिनल वेलोसिटी रीच होगी। अब यहाँ पर देखो, एकदम इतना शार्प डिक्रीज स्पीड में, पहले आप एक बहुत तेज़ स्पीड से जा रहे थे लेकिन एकदम स्पीड इतनी डिक्रीज होगी ना, यू कैन इमेजिन क्या हुआ होगा, क्या वजह होगी जिस वजह से आपकी स्पीड एकदम डिक्रीज करेगी। जाहिर सी बात है, जो आप सोच रहे हो वही है, बंदे ने पैराशूट खोल लिए। अब आपकी स्पीड एकदम डिक्रीज़ करती है लेकिन कुछ देर बाद फिर से आप टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाते हो और तब तक एक लोअर कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करते हो। देखो, पहले कांस्टेंट स्पीड ज़्यादा थी, अब एक कांस्टेंट स्पीड है वो बहुत कम है और इवेंचुअली जाके ज़मीन के ऊपर खड़े हो जाते हो। तो ये चीज़ें सिर्फ आपको पता होनी चाहिए बस, कि अगर वैक्यूम में गिरोगे तो एक ही फोर्स एक्ट करेगी, दो कुछ भी गिराओगे सेम टाइम पे गिरेगी, और अगर आप एक अर्थ के ऊपर गिरते हो जहाँ पे एक इन्वायरमेंट है तो फिर क्या होगा, पहले एक ही फोर्स एक्ट करेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे योर स्पीड विल इंक्रीज एक और फोर्स लगना शुरू होगी जिसे कहा जाता है एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी आपकी एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे आपकी एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगी आपकी रिजल्टेंट फोर्स कम होती जाएगी और जब रिजल्टेंट फोर्स कम होगी
तो आपकी एक्सेलरेशन भी कम होती जाएगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका एयर रेजिस्टेंस और आपका वेट बराबर हो जाएगा, ठीक है, और आपकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी और आप एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करना शुरू कर दोगे, एंड उस पॉइंट को बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। वैसे तो ये बड़ा मुश्किल है एक ह्यूमन के लिए कि भाई वो टर्मिनल वेलोसिटी रीच करे, बिकॉज बिफोर यू रीच टर्मिनल वेलोसिटी आपकी जो रफ्तार है ना, मतलब जो स्पीड है, वो साउंड के बराबर हो जाती है। वेल यही मैंने सुना था, ठीक है। तो इतना आसान काम नहीं है टर्मिनल वेलोसिटी रीच करना, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, असलियत में कितना मुश्किल होता है। तो वी आर डन विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। काफ़ी छोटा सा चैप्टर था, एंड देन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डूइंग अ फ्यू पास्ट पेपर क्वेश्चंस to ensure you have hold a tight grip over the concepts, ठीक है। If you like the video, if you understand the concepts, make sure to like, share and subscribe. Okay, see you all in the next video. Until then, Allah Hafiz. दुआओं में